किसी एक राज्य की समस्या तो है नहीं जनसंख्या, तो इसको लेकर एक राष्ट्रीय नीति आखिर क्यों नहीं होनी चाहिए इस देश में? क्या है बीजेपी का टेक इस पर? इनको ये लगता है कि अगर जनसंख्या नियंत्रण की कोई भी नीति आएगी या कानून आएगा तो एक धर्म विशेष को निशाने पे लिया जाता है, जबकि हमें समझने की जरूरत यह है कि ये आवश्यक नहीं है कि आपके कितने बच्चे हों। आप कहें कि भाई ये तो अल्लाह की मेहर है, अल्लाह देखेगा। ये ज्यादा आवश्यक है कि जो बच्चे हम पैदा करें, पहली बात तो भारत के बच्चे हैं, उनका भविष्य उज्जवल हो, उनको हम साक्षरता दे पाए, सबसे बेहतरीन जो है एजुकेशन दे पाए, उसके साथ उनके पास रोजगार के अवसर हों, स्वास्थ्य चिकित्सा के सारे साधन उपलब्ध हों। और ये तभी हो सकता है जब हम ये सुनिश्चित करें कि जनसंख्या का नियंत्रण हो। चित्रा जी, जनसंख्या पर जरूर नियंत्रण होना चाहिए है, लेकिन इसमें अवेयरनेस की भी ज्यादा जरूरत है। अब आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में चुनावी महीने चल रहे हैं, 4-5 महीने में जो है आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। तो क्या इन 4-5 महीने में 1-8 करोड़ बच्चे पैदा हो जाएंगे कि इसको जो इतनी जरूरी है कि अभी इसको इस पर चर्चा हो जाए, ये अभी लागू हो जाए? भाई इसके बाद एक रेगुलर गवर्नमेंट आ जाए जो इस मामले को गंभीरता से ले और उस पर विचार करे और जो कानून की आवश्यकता उसको बनाए। 2022 में जो एमएलए का चुनाव होगा तो एमएलए जो उनको टिकट देंगे जिनके 2 ही बच्चे होंगे या 3 बच्चे वालों को टिकट दे देंगे। फिर पार्लियामेंट में जो चुनाव लड़ेगा एमपी को आप 3 बच्चों वालों को देंगे, 2 बच्चों को डालने देंगे। इसीलिए कहा जा रहा है केंद्र सरकार इस कानून को ले आए जिससे पूरे देश में यह मैसेज चला जाए कि 2 ही बच्चों वालों को फायदा मिलेगा। अभी 2022 में अगर भारतीय जनता पार्टी अपने एमएलए 2 बच्चों वालों को लाती है, टिकट देती है, तो मैं स्वागत करूंगा। लेकिन अगर ये नहीं लाती है, नहीं टिकट देती है, तो इसका मतलब सिर्फ ये शगुफा है और कुछ नहीं है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या पॉपुलेशन कंट्रोल कोई आज की बात है नहीं। जमाने से हम लोग खुद सुनते आ रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर के हम दो हमारे दो। 1950 में भी लगभग 40 और 50 करोड़ की आबादी, और उस वक्त सिर्फ हिंदू और मुसलमान की आबादी का जो फर्क था वो 30 करोड़ का था, और आज देखें वो लगभग 80 करोड़ से ज्यादा का बढ़ रहा है। ऐसे हालात में आप देखें कि कोई भी इसको हिंदू मुसलमान का रंग देता है वो गलत है। आप इसमें देखें सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है, आप इसमें देखें एक पॉलिटिकल फैक्टर भी आता है, और आप इसके साथ साथ देखें कि एक रिलीजियस फैक्टर को ला दिया जाता है। क्या काशी को क्योटो बनाने का कोई टाइमलाइन है ताकि बाकी जो शहर हैं यूपी के वो भी इंतजार में लाइन में लग जाएं? क्या तस्वीर दिखाई दे रही है? क्या हम माने ये चुनावी रणभेरी है प्रधानमंत्री की तरफ से ताकि यूपी योगी को ही पसंद करे? जहां तक क्योटो बनने का सवाल है, जहां तक टाइमलाइन का सवाल है, मैं इतना कहना चाहूंगा अंजना जी, आप देखिए आज जो भी बनारस जाता है, चाहे बाबा के दर्शन करने जाता है तो बनारस के बाबा के कॉरिडोर का जो दृश्य देखता है, चाहे सड़कों का जो दृश्य देखता है, चाहे गंगा के घाट का जो दृश्य होता है, और बिजली के तार जो ऊपर पहले लटके होते थे उन बिजली के तारों का जो दृश्य होता है, आज वो दिखता नहीं है। बदला बदला सा काशी हम सबको नजर आता है। अंजना देखिए चुनाव का माहौल है, मैं इतना कहना चाहूंगा चुनाव में जीत अर्थात नियति किसकी होती है? नियति उसी की होती है जिसके पास नेता होता है, जिसके पास नीति होती है और जिसके पास रिपोर्ट कार्ड होता है। मुझे कभी कभी हंसी आती है, और हंसी इसलिए आती है, आपने सवाल किया कि बाकी जिले भी इंतजार कर रहे हैं। बाकी जिले नहीं इंतजार कर रहे हैं, पूरा देश इंतजार कर रहा है। पता है क्यों इंतजार कर रहा है? क्योंकि मोदी जी को देश ने बड़े प्रेम से चुना था, और जिस तरह का धोखा मोदी जी ने पूरे देश को दिया है, ये देश उनसे सवाल पूछ रहा है। आपने बड़ी फैसिलिटीज कही थी, आपने कहा था माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। उस माँ गंगा के आंचल में जब लाशें तैर रही थी तो मोदी जी आपके मुंह पर पट्टी क्यों बंधी थी? ये काशी की नगरी, ये बाबा की नगरी, ये वाराणसी मोदी जी से पूछ रहा है। आप कितने भी घंटे बजा लीजिए, जो ईश्वर है ना वो सब देखता है, और ईश्वर के बनाए हुए बंदे सब देख रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश को एक कल्चर देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जिस तरह से हमने विकास के रास्ते पे लेके गए थे, यहाँ पे लोगों को हमने सपना दिया था और सपना पूरा किया था। आपने लोगों को सपना दिया, उनको धोखा दिया। आपने जो सपने उत्तर प्रदेश के लोगों को दिए उसमें से एक भी पूरा किया हो तो बता दो। हम आएंगे तो उत्तर प्रदेश को क्या देने की बात की थी? हम आएंगे तो उत्तर प्रदेश में 70 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे, दे दिया आपने। आपने कहा था हम आएंगे किसानों को हम यहाँ पे इनकम डबल कर देंगे, कर दिया आपने। आपने लैपटॉप देने की बात की थी, क्या उत्तर प्रदेश को आपने लैपटॉप दे दिया? गड्ढा मुक्त करने की बात की थी, क्या उत्तर प्रदेश को आपने गड्ढा मुक्त कर दिया? नहीं किया ना। आपने कहा था महिलाओं का अत्याचार यहाँ खत्म होगा, उत्तर प्रदेश महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 हो गया। ये आपने उत्तर प्रदेश को एक जंगल राज और गुंडा राज बना के रख दिया है।
तो कम से कम चीन और भारत के बीच से ये गतिरोध चल भी रहा है, तो बातचीत का रास्ता कभी नहीं बंद हुआ है। हालांकि एक तरफ होती है सैन्य बातचीत, दूसरी तरफ होती है कूटनीति, और यहां पर कूटनीति के जरिए ही समाधान निकलना है। हमारे साथ हमारी सहयोगी गीता मोहन इस समय जुड़ रही है। गीता, जिस तरीके से इस पूरी बैठक के बाद एलएसी पर चर्चा हुई, उसे दोनों देशों की तरफ से यह बात सामने रखी गई, लेकिन ज्यादा बड़ा मुद्दा एक अफगानिस्तान का, जहां पर चीन का हस्तक्षेप तो दिखता है, लेकिन क्या उसकी संजीदगी दिखती है? भले ही अफगानिस्तान ने अचानक, अब तालिबान ने जो अपना चेहरा बदलने की कोशिश की है और ये कहने के प्रयास कर रहा है वो कि भाई हम आपके उइगर मुस्लिमों का जो वो है उसके लिए हम यहां पर नहीं उन्हें सेटल करने देंगे, क्या चाइना इन बातों से बेवकूफ बन रहा है, या उसे समझ में आ रहा है कि अफगानिस्तान और वहां की तालिबान समस्या भारत और चीन की साझा चुनौती है? बिल्कुल भी नहीं श्वेता, बिल्कुल उल्टा है। कहीं ना कहीं अगर आप देखें, चीन को एक लेवरेज नजर आ रहा है पाकिस्तान के साथ, तालिबान के साथ जुड़कर अफगानिस्तान में काम करने में। भारत के लिए क्या सही क्या गलत, कितना स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, वो चाइना के लिए मायने नहीं रखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जयशंकर अब दुशानबे में हैं, ताशकंद जाएंगे, फोकस अफगानिस्तान ही रहेगा। जाहिर सी बात है कि जब वांग ही से मिले तो अफगानिस्तान जरूर एक मुद्दा है जो उठकर आया होगा, जो जिस पर बातचीत हुई होगी। इसके अलावा इंडियन स्टूडेंट्स जो चीन में जाना चाहते हैं उस पर भी बातचीत होनी थी, उस पर डिटेल्स अभी तक नहीं आए हैं। लेकिन ये पूरी जो कूटनीतिक बातचीत हुई है श्वेता, फोकस इसका मिलिट्री डिसएंगेजमेंट ही रहा है। चाहे वो मिलिट्री सोल्यूशन हो ना हो, लेकिन कूटनीति में भी मिलिट्री डिसएंगेजमेंट की ही बात हुई है। एलएसी में भारत ने चीन को साफ तौर पे कह दिया है कि कोई भी फॉरवर्ड मूवमेंट भारत और चीन के बीच अगर हो सकता है वो तभी हो सकता है जब पैंगोंग एरियाज के अलावा बाकी सारे एरियाज में चीन डिसएंगेजमेंट शुरू कर दे।